Hello, good morning everyone. My name is Mukund Singh Chahar and I've secured rank 273 this year in UPSC CSE 2022 and आज जो ये सेशन होगा उसमें I'll try and cover the basic overview of my strategy. तो मेरे पास एक list of questions है and I'll try covering all those questions. उसके बाद we can have a Q&A session जिसमें जो भी आपको डाउट्स हो I'd be happy to answer them. तो मेरा परिचय मेरा नाम मुकुंद सिंह चाहर है, मैं भोपाल से हूँ। ये मेरा यूपीएससी में 5th अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले 2 प्री दिए थे जो मेरे क्लियर नहीं हुए थे। 3rd अटेम्प्ट में मैंने प्री दिया पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। 4th में प्री और मेंस दोनों क्लियर हुए पर इंटरव्यू में स्कोर लो रहा एंड फाइनली फिर 5th अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो अगर अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में मुझे बताना हो तो मेरी बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मुझे यूपीएससी देना है काफ़ी पहले से। 12th में जब मैंने ग्रेजुएशन का डिसीजन लिया तो मैंने हिस्ट्री को प्रेफर किया एज अ डिग्री और उसका रीज़न ये था क्योंकि आई फेल्ट कि वो ऑप्शनल में भी मेरे काम आ जाएगा, इसलिए मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जिसके बाद 3rd ईयर में मैंने कोचिंग की और फिर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पहले दोनों प्री क्लियर नहीं हुए, तीसरे में प्री क्लियर हुआ लेकिन मेंस रुक गया और फिर चौथे में प्री मेंस दोनों क्लियर हुए, 5वें में फाइनली सब कुछ क्लियर हुआ। अगर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की मैंने, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए प्रीलिम्स में मैं कभी भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं रहा कि मेरा क्लियर हो ही जाएगा, बट लकीली पिछले तीनों अटेम्प्ट्स में मेरा प्री क्लियर हुआ है और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क की हैं। बुक लिस्ट की जहाँ तक बात है, मैं अपनी बेसिक बुक लिस्ट शेयर कर देता हूँ, बट आई वुड रिकमेंड कि जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखें वो ये ध्यान रखें कि हमेशा मल्टीपल टॉपर्स की आप बुक लिस्ट देखें, उसके बाद एक डिसीजन पे आएँ। क्योंकि हो सकता है एक बुक लिस्ट, हर टॉपर की बुक लिस्ट जो है वो अलग होगी, उनके हिसाब से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री की हुई है तो मे बी आई डोंट नीड टू रीड हिस्ट्री दैट मच। तो हो सकता है मैंने हिस्ट्री की बुक लिस्ट कम रखी हो। तो एग्ज़ैक्टली किसी के ऊपर रेप्लिका उठाने के बजाय कस्टमाइज़ करें अपनी बुक लिस्ट को बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ मल्टीपल टॉपर्स। तो मेरी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट में लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा मैंने पढ़ी एंशिएंट और मिडीवल के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ की 11th और 12th की, माइक्रो एंड मैक्रो। और रमेश सिंह भी मैंने पढ़ी, लेकिन रमेश सिंह आई वुड से उतनी यूटिलिटी नहीं है, काफ़ी मोटी बुक है, तो उसका कोई आप ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं। ज्योग्राफी में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी और एटलस वगैरह कवर किया, यूट्यूब से मिसलेनियस चीज़ें कवर की ज्योग्राफी में। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में मैंने बलियान की आर्ट एंड कल्चर बुक पढ़ी थी, बट अगेन उसके भी और बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। आई थिंक नितिन सिंघानिया का काफ़ी लोग नाम लेते हैं, तो यू कैन लुक इनटू दैट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने वाजीराम की येलो बुक पढ़ी, वो पुराना एडिशन था लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छे से कवर्ड थी। आई डोंट नो कि अभी नया एडिशन में वो चीज़ें कवर्ड हैं कि नहीं, बट अगर सिलेबस का ओवरलैप उसके साथ ठीक हो तो यू कैन गो फॉर दैट। फिर इन्वायरमेंट के लिए शंकर आयस मैंने पढ़ी। करंट अफेयर्स अगर प्री की बात करें तो उसमें मैंने विजन की प्री 365 पढ़ी थी। पहले मंथली मैगजीन पढ़ता था, लेकिन जब आखिरी के 2 टर्म्स में मैंने प्री 365 पढ़ी और बेसिक बुक लिस्ट तो यही थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से। बुक लिस्ट के बाद कई सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैंने चेंज की अपनी अप्रोच में शुरू के 2 प्रीलिम्स के कंपैरिजन में जब मेरा नहीं हुआ था तो 3rd प्रीलिम्स में मैंने कोशिश की कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करूं। उसमें मैं ये देखूं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है किस सब्जेक्ट में, यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करता है, क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो आई वुड से कि टाइम स्पेंड कीजिए पीवाईक्यूज़ के साथ और पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज़ उठाएं, उनको मल्टीपल बार करें, तो धीरे धीरे वो यूपीएससी की लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगी कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप पढ़ते जाएं लेकिन खुद को असेस ही ना करें तो उसका भी फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टेस्ट सीरीज़ करें। टेस्ट में कोई फिक्स्ड ऐसा पैटर्न नहीं है कि 50 टेस्ट करने या 100 टेस्ट करने। हर सब्जेक्ट के 2 से 3 टेस्ट कर लें और फिर कुछ फुल लेंथ टेस्ट कर लें, तो वो नंबर 20 से 40 तक आई फील वेरी कर सकता है। और अगेन ये ध्यान रखें कि
टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया और आपके 150 नंबर आ गए और आप खुश हो गए और यू मूव फॉरवर्ड। टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपने टेस्ट दिया, आपके भले ही 50 नंबर भी हों, बट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। आपने आइडेंटिफ़ाई किया कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं। कुछ वीक टॉपिक्स आपने आइडेंटिफ़ाई किए जो आपको लगता है कि मुझे वापस जाके रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपने अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क किया कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा, किस वे में करूँगा, 2 घंटे में टाइम कैसे मैनेज करूँगा और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा। मेरा एक आदत थी कि मैं एक्सपेरिमेंट करता था, तो किसी टेस्ट में मैंने 50 क्वेश्चन किए, किसी में 60, किसी में 80 अटेम्प्ट किए, किसी में 90। तो बेस्ड ऑन दैट अपनी एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाएँ और खुद को प्रिपेयर करें प्री देने के लिए। आई थिंक प्री में इतना ही है मेरे लिए, मेरे पास कहने के लिए। मेंस की अगर बात करें स्पेशली एसए में, तो एसए के लिए मैंने इस बार थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। मैंने 3 मेंस दिए हैं। मेरे पहले दोनों मेंस में स्कोर 120 और 121 थे एसए में, जो कि बुरा स्कोर नहीं है बट एक मिडलिंग स्कोर है। तो आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट मडल। मुझे लग रहा था कि आई कैन इम्प्रूव, तो मैंने थोड़ा-सा अप्रोच चेंज किया। अगर बेसिक मैं उस अप्रोच को डिस्कस करूँ आज, तो मेरा कहना होगा कि मेरा ऐसे का पैटर्न ये था कि मैं हमेशा एनेक्डोट से स्टार्ट करता था। एक एनेक्डोट कैन बी रियलिस्टिक और इट कैन बी फ़िक्शनल एज़ वेल। एक बेसिकली छोटी-सी कहानी जो एग्ज़ामिनर का ध्यान आकर्षित करे और निबंध की अ, जो उसका निबंध का थीम है उससे भी लिंक्ड हो। तो अगर इस तरीके से आप अपने ऐसे को शुरुआत कर पाएँ, तो वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे होता है निबंध को शुरुआत करने में। तो एनेक्डोट के बाद मैं एक पैराग्राफ लिखता था जिससे मैं एनेक्डोट को लिंक करता था इसी की मेन थीम से। इसके बाद मैं एक डेफिनिशन पैराग्राफ लिखता था। इस पैराग्राफ में मैं कोशिश करता था कि मैं डिफाइन कर दूँ उन टेक्निकल टर्म्स को जो निबंध में मेंशन्ड है। इसके बाद मैं धीरे-धीरे बॉडी की तरफ आ चुका हूँ। बॉडी में आई विल ट्राई एंड कवर डिफरेंट डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस हो सकते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल, लीगल, फिलॉसफिकल, बहुत सारे हो सकते हैं। आप जीएस के पेपर का सिलेबस अगर ध्यान करेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो उससे ही आपको काफ़ी फ़ॉर्डर मिल जाएगा कि कौन-कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं। अ, हर पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, तो जब भी आप बॉडी में कोई भी एक डायमेंशन कवर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले पैराग्राफ की शुरुआत करें आर्गुमेंट से। आर्गुमेंट यानी कि आपका बेसिक ओपिनियन कि आप इस पैराग्राफ में क्या चीज़ दर्शाना चाहते हैं। उसके बाद आएगा सब्सटैंशिएशन, जिसमें आप उस आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम्पल्स देंगे और जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे अपनी पोज़ीशन को। इसके बाद आता है इन्फरेंस। इन्फरेंस यानी कि कैसे आपका ये जो पैराग्राफ है वो एक्चुअल ओरिजिनल थीम से लिंक्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें लिखें वो रेलेवेंट हो टू द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। अगर आप इर्रेलेवेंट चीज़ें लिखेंगे तो दैट वुड अफेक्ट योर स्कोर्स क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बॉडी कवर करने के बाद हम कोशिश करते हैं काउंटर लिखने की। एक काउंटर अगर आप देते हैं अपने निबंध में, तो वो एक नया व्यू पॉइंट देता है एग्ज़ामिनर को। तो 2, 3, 4 पैराग्राफ आप काउंटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद विल कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारी 2 कोशिशें होती हैं। पहली, टू समराइज़ व्हाटएवर वी हैव रिटन और जी संजय, विल कम टू मेन्स आंसर राइटिंग। अभी हम एसे की बात कर लेते हैं। अ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, कंक्लूजन में हमारी कोशिशें 2 रहेंगी बेसिकली। एक, कि हम समराइज़ करें हमने ऐसे में क्या लिखा है। दूसरा, हम फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट एक दे दें या फ्यूचरिस्टिक पैराग्राफ दे दें, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उज्ज्वल भविष्य कैसे होगा। अगेन ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट ये मेरा ड्राफ्ट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे में अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगता है वो कर सकते हैं, बट एक ड्राफ्ट ज़रूर बना के रखें दिमाग में। क्वेश्चन एंड आंसर्स आप डालते जाएँ डाउट्स, तो मैं एक साथ ही उनको डिस्कस कर लूँगा। पहले बेसिक क्वेश्चंस मैं कवर कर लेता हूँ। तो आई थिंक ऐसे का बेसिक ड्राफ्ट यही है। मेंस जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 की तैयारी कैसे की? मेंस जीएस1 बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट, देखिए बुक लिस्ट आई थिंक काफ़ी टॉपर्स देते हैं, मैं उसमें उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट एक बेसिक सजेशन जो मेरा होगा वो यही होगा कि कोशिश करें कि मेंस के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लें, हर कीवर्ड को अच्छे से कवर कर लें। प्री और मेंस में डिफरेंस यही है कि प्री का सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत ब्रीफ है, कुछ उसमें मेंशन्ड ही नहीं है, तो आप क्या करें वो थोड़ा ओपन एंडेड हो जाता है। बट मेंस में बहुत डिटेल में हर पेपर का सिलेबस मेंशन्ड है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर कीवर्ड के बारे में आपके पास 200 से 250 शब्द हों। आपने थोड़ी-सी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली हो, परफेक्शन नहीं ढूँढना है, पीएचडी नहीं करनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर कीवर्ड की हो तो वो आपको
अच्छा चांस देता है कि आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो हर पेपर की अगर बात करूँ मैं तो जीएस 1 में मैंने ज्योग्राफी पे इस बार खास फ़ोकस किया। हिस्ट्री तो मेरा ऑप्शनल था ही। अ, तो उसके लिए मैंने बेसिक किताबें पढ़ी। आर्ट एंड कल्चर की बलियान बुक जो मैंने आपको बताई, स्पेक्ट्रम और सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा, और जो ऑप्शनल की मेरी तैयारी थी उसके बेसिस पे मैंने हिस्ट्री कवर किया। ज्योग्राफी में मैंने इस बार पीएमएफआईज़ के नोट्स पढ़े थे और ये नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्ड वे में चीज़ें कवर्ड है। थोड़ा सेलेक्टिव वे में आप पढ़ेंगे तो बेनिफिट होगा। सोसाइटी के लिए भी मेरे पास कोचिंग के नोट्स थे। अब अगर रिकमेंडेशन मुझे देना हो तो जीएस 1 में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें कि मैप्स बनाएँ, फ्लो चार्ट्स बनाएँ। स्पेशली ज्योग्राफी में मैप्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वो वैल्यू एडिशन में बड़ा मदद करते हैं। अगर आप कुछ भी ज्योग्राफी में फिनोमिनन एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आप मैप के थ्रू एक्सप्रेस कर दें, तो वो एग्ज़ामिनर को बहुत क्लियरली कन्वे कर देता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये कोशिश आप ज़रूर करें। जीएस 2 में बेसिक ही सोर्सेज़ थे, मेरे पास लक्ष्मीकांत था। गवर्नेंस के लिए मैंने इंटरनेट और कोचिंग के बुकलेट से काम किया था। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मेंस 365 की थी और इसमें भी मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो हैं, स्कॉलर्स के व्यूज़ जो हैं, ये सब आप ज़रूर इसमें डाल सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के आप डेटा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। मूविंग ऑन जीएस 3 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत वेरिड बुक लिस्ट है, तो उसमें डिटेल में जाने के बजाय आई वुड से कि आप वैल्यू एडिशन जब फोकस करें, तो उसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस 3 में। तो कई सारा डेटा इकट्ठा करके रखें, इकोनॉमी के लिए भी और बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी। तो डेटा या तो आप न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर्स से खुद इकट्ठा कर सकते हैं या फिर आप कंपाइलेशन खरीद सकते हैं। मैंने कंपाइलेशंस ही खरीदे थे मोस्टली। आई थिंक शून्य आयस का डेटा का एक बुकलेट आता है, फैक्ट शॉट्स करके है एक, वो भी मैंने यूज़ किया था। तो वो मेरे लिए वर्क किया आई थिंक। जीएस 4 में एथिक्स में भी आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि बहुत लंबी-लंबी केस स्टडीज़ और बुक्स होती हैं, केस स्टडीज़ और क्वेश्चंस होती हैं। तो कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। ये आंसर राइटिंग के टाइम ही आप प्रैक्टिस करेंगे और अगेन बुक लिस्ट में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आई हैव हर्ड कि लोकमान आईएएस के नोट्स अच्छे हैं आई फ़ील, और फोरम आईएएस की रेड करके बुकलेट होती है, वो भी अच्छी है। तो यू कैन लुक इनटू दैट। मूविंग ऑन, ऑप्शनल की तैयारी मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। मेरा पहले मेंस में हिस्ट्री में स्कोर 205 था। उसके बाद मैंने 276 मेरे दूसरे मेंस में थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 71 मार्क्स इम्प्रूव किए थे और थर्ड में मेरे 263 हैं, तो थोड़ा कम है स्कोर, लेकिन फिर भी आई थिंक कंसिडरिंग द ट्रेंड दिस ईयर ठीक ही स्कोर है। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बेसिक बुक लिस्ट बलियान के नोट्स पढ़े थे चारों चीज़ों के लिए, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। चारों के लिए मैंने बलियान के नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा वैल्यू एडिशन किया था। तो गैप्स भरने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से किए थे। जो भी बलियान के नोट्स में अवेलेबल नहीं था, वो मैं पीवाईक्यू से ऐड करता था। टेस्ट सीरीज़ के नए क्वेश्चंस मैं उसी में ऐड कर देता था। हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने लक्ष्यानंद सर के नोट्स उठाए थे। और मैप की बात आती है, तो मैप सेक्शन में मैंने नंदिनी महाराज मैम के नोट्स किए थे और सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की बुकलेट की थी। हिस्ट्री में भी फोकस आपको यही करना है कि आप आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और सिलेबस अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो किंग मेकर होता है फिर मेंस में, स्कोर बहुत वेरी करते हैं। तो अगर आप ऑप्शनल में मेहनत ज़्यादा करेंगे तो अच्छा चांस है कि स्कोर भी बहुत ज़्यादा आ जाए व्हेन कंपेयर टू लेट्स से जीएस में मैंने काफ़ी मेहनत की है कई तीनों मेंस में, बट आई फील उतना स्कोर इम्प्रूवमेंट वहाँ पे नहीं होता है जितना ऑप्शनल में इतनी आसानी से, जैसे आसानी से तो नहीं बट 71 मार्क्स जो मैंने ऑप्शनल में इम्प्रूव किए, वो जीएस में पॉसिबल नहीं है आई फील उतनी आसानी से। इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं। पहले इंटरव्यू में मेरा स्कोर 135 था, काफ़ी मिस्टेक्स मैंने उसमें की। 190 जब आया मेरा इस साल स्कोर, जो कि 55 मार्क्स का इंक्रीज़ है, तो उसमें आई थिंक मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें वर्क की। पहले तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी के कुछ फ्लॉज़ आइडेंटिफ़ाई किए कि मैं थोड़ा शाय हूँ, थोड़ा रिज़र्व्ड हूँ, तो मैंने उस चीज़ पे वर्क करने की कोशिश की। दूसरी चीज़, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की कोशिश की। इसके लिए मैं मिरर टॉक करता था, यानी काँच के सामने खड़े होके बात करना और लोगों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करता था, चाहे वो पीयर्स हों, चाहे वो सीनियर्स हों, सबसे वन टू वन इंटरैक्शन की कोशिश करता था। मॉक इंटरव्यूज़ काफ़ी जगह दिए और खुद को चैलेंज करने की कोशिश की बेसिकली इस इंटरव्यू में।
तो वो आई फ़ील वर्क किया मेरे लिए। सोर्सेज़ और बुक लिस्ट के बारे में हमने बात कर ही ली है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आई फ़ील। देखिए आंसर राइटिंग में क्या होता है कि अगर आप सीधे कल फुल लेंथ टेस्ट उठा लेंगे और उसे देने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और नॉलेज दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप शुरू करें सिंपल चीज़ों से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएँ और एक-एक क्वेश्चन, एक-एक दिन रोज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। धीरे-धीरे यू कैन मूव ऑन टू सेक्शनल टेस्ट, जहाँ पे आप 8 से 10 क्वेश्चन कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में, और फिर फाइनली यू कैन मूव ऑन टू फुल लेंथ टेस्ट। आई थिंक ये एक बेहतर तरीका होता है कि आप ग्रेडेड वे में आंसर राइटिंग अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा, प्री और मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस नेसेसरली डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं, बट थीम्स रिपीट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो प्री में आपको रियलाइज़ होगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। ये किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 सालों से बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें कहीं न कहीं घुमा-फिरा के आ रहे हैं। तो अब जब आप बुक पढ़ेंगे, सपोज़ कीजिए आपने नितिन सिंघानिया बुक पढ़ी, तो आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे ज़्यादा फ़ोकस होके पढ़ पाएँगे, क्योंकि आपके दिमाग में है ये चीज़ कि ये थीम्स इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपका बहुत टाइम बचाती हैं, आपको बेहतर इक्विप करती हैं कि आप बुक लिस्ट के थ्रू भी चले जाएँ और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएँ एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो पीवाईक्यूज़ अच्छे से करें, पिछले 10 साल के प्री और मेंस दोनों के करें, मल्टीपल बार करें और एकदम ब्लैंक दिमाग के साथ ना करें, बल्कि सोचते जाएँ करते टाइम कि अ, किस सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो मैंने आपको एनालिसिस पहले बताया, वो एनालिसिस ज़रूर करते जाएँ। अगला क्वेश्चन यही है कि एनालाइज़ कैसे करें तो पीवाईक्यूज़ को। तो इसमें थोड़ा-सा मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने 2015 का क्वेश्चन पेपर उठाया। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं 100 क्वेश्चन जितने भी हैं, उनको मैं देखूँ। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आइडेंटिफ़ाई करूँ सिंपली कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। दूसरा काम फिर मैं ये करूँगा, हर सब्जेक्ट में से कौन-सी थीम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तीसरा काम फिर मैं ये करूँगा कि मैं ये आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन्स हैं वो रिलेटिवली ईज़ी थे, रिलेटिवली ऐसे थे कि वो एक्चुअल सोर्सेज़ से आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी में मैंने ये रियलाइज़ किया था कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो ये फिर मेरे लिए ईज़ी हो गया कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूँ, तो उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा मुझे एक्चुअल एग्ज़ाम में। व्हेन कंपेयर्ड टू लेट्स से एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, यहाँ पे एनवायरनमेंट में नेसेसरली शंकर आईएएस से नहीं आते हैं क्वेश्चन, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मैं देखूँ तो ज़रूरी नहीं है कि बाजीराम की येलो बुक से क्वेश्चन आएँ। वहाँ पे थोड़े वाइड स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एनालिसिस मुझे ये बताता है कि कौन से सब्जेक्ट्स रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि वहाँ पे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन्स आ रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी और भी एनालिसिस होता है कि सपोज़ कीजिए एलिमिनेशन कैसे करना है ऑप्शंस में, ये आपको धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लगता है। हालाँकि अगेन यूपीएससी बहुत टैक्टिक्स चेंज करती रहती है, हर साल इवॉल्व करती रहती है। तो अगर आपने रियलाइज़ किया हो तो इस साल एलिमिनेशन का स्कोप बहुत कम था। तो वो चीज़ें तो होती हैं, बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? इन क्वेश्चन से पहले आई थिंक एक बार क्वेश्चन एंड आंसर भी मैं कर लेता हूँ डिस्कस। आई थिंक काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि संजय कुमार जी ने पूछा है मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। मेंस आंसर राइटिंग का आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप अभी से ही थोड़ा-सा शुरुआत करें। सपोज़ कीजिए 24 का आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सा अभी से शुरू करें। जो भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो फिर उसके बाद धीरे से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाने की कोशिश कीजिए। ग्रेजुअली सेक्शनल टेस्ट की तरफ मूव कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट की तरफ मूव कीजिए। कुछ टाइम 5 से 6 महीने आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी अभी कर सकते हैं। फिर आखिरी का जो 2024 का शुरुआत का टाइम आएगा, जब प्री बहुत करीब होगा, तो वो 3-4 मंथ्स आप क्लियरली सिर्फ प्री के लिए डेडिकेट करें, तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद यू कैन रिज्यूम योर प्रिपरेशन। प्री क्लियर होता है तो मेंस, प्री और मेंस के बीच में रफली 3 महीने का गैप होता है, तो तब आप आंसर राइटिंग रिज्यूम कर सकते हैं। विजन आइज मंथली मैगजीन को लैपटॉप में पीडीएफ से स्टडी करें या फिर प्रिंट करवाएं, विच इज़ बेटर? ये तो आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मुझे ड्राई आइज का थोड़ा इशू हो जाता था लैपटॉप में पढ़ते टाइम, तो मैं प्रिंट करा के ही पढ़ता था। प्लस आई थिंक मेरे लिए वो रिवाइज करना भी आसान होता था।
बट ये कंपल्शन नहीं है, मतलब अगर आपको लैपटॉप पे भी आप एडिट कर सकते हैं चीज़ें, हाइलाइट कर सकते हैं चीज़ें, तो वो आप किस तरीके से प्रेफ़र करते हैं पढ़ना, उस पे डिपेंड करेगा। शिवम पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी रीड कैसे करें? एनसीईआरटीज़, देखिए मेरा फ्रैंक ओपिनियन इसमें ये है कि एनसीईआरटीज़ आप के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर सपोज़ कीजिए आप कॉलेज में हैं, तो आप एनसीईआरटीज़ को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं जल्दी से। और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ के नोट्स बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी यानी कि इकोनॉमी की 11th-12th, ज्योग्राफी की 11th-12th की जो चारों हैं। बाकी एनसीईआरटीज़ को सिर्फ पढ़ सकते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम एनसीईआरटीज़ को देने के बजाय एक बुक लिस्ट बनाएँ और उसको दें। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी के लिए अगर आप 8th से 12th की सपोज़ कीजिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वो फाउंडेशन आपका एक डिसेंट सा बन जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा, जब तक आप उसे मल्टीपल बार रिवाइज़ ना कर लें। उससे बेटर ये होगा कि आप एक बुक आइडेंटिफ़ाई करें, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत आइडेंटिफ़ाई की, तो मैंने उसी को मल्टीपल बार रिवाइज़ किया और उससे मुझे एक्चुअली क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी हेल्प हुई। तो बेसिक रिकमेंडेशन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप एनसीईआरटीज़ एक बार पढ़ सकते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। कुछ एनसीईआरटीज़ के नोट्स बना सकते हैं। अगर टाइम कम है, तो एनसीईआरटीज़ स्किप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ पढ़ें और बुक लिस्ट जो आप बना रहे हैं हर सब्जेक्ट की, वो पढ़ें। संजय कुमार जी ने पूछा है डूज़ एंड डोंट्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ये आई थिंक हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे अभी धीरे-धीरे। दीप जी ने पूछा सर मैंने 21 में स्टैंडर्ड बुक परचेज़ की थी, तो 24 के लिए न्यू एडिशन बाय करें या फिर उनसे ही कवर करें? देखिए डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट की बुक ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लक्ष्मीकांत आई थिंक इतना ज़्यादा अपडेट नहीं होता है 2021 से 24 में पॉलिटी में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑन द अदर हैंड 3 सालों में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अपडेट हो जाएँगी, तो वो चांस है कि वो बुक जो है वो थोड़ी आउट ऑफ डेट हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा कौन से सब्जेक्ट की बुक है। सुजय दास जी ने पूछा है सर आपका ऑप्शन क्या था? ये हमने डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री था मेरा ऑप्शन। संजय जी ने फिर पूछा आप मैंने 5th में क्या-क्या आपने मिस्टेक्स किया था वो बता दीजिए। ठीक है, 5th बेसिकली मुझे 5 अटेम्प्ट्स लगे, तो उसमें मैं क्या ऐसा कर सकता था कि अटेम्प्ट्स कम लगे? पहली चीज़ तो यही थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह एनालिसिस नहीं किया, मैंने टॉपर्स के वीडियोज़ वगैरह या कोई स्ट्रैटेजी वीडियोज़ इन जनरल देखे नहीं। मैंने खुद की स्ट्रैटेजी के बेसिस पे 2 अटेम्प्ट दिए जो कि थोड़ा-सा नेगेटिव रहा। दूसरी चीज़ मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस किया। मैंने यूपीएससी भी दिया, स्टेट पीएससीज़ भी दिए, एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, बीपीएससी के लिए अप्लाई किया, नाबार्ड ग्रेड ए दिया, ईपीएफओ दिया। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स ऊपर से तो सिमिलर लगते हैं लेकिन वो सेम होते नहीं हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप एक एग्ज़ाम को जो है फाइनलाइज़ करें, उसी पे डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करें, तो चांसेस ज़्यादा हैं क्लियर होने के। बाकी इंटीग्रेटेड वे में तैयारी नहीं की, प्री की तैयारी तब की जब प्री आने वाला था, मेंस की तैयारी तब की जब मेंस आने वाला था। उससे बेटर जैसे मैंने अभी आपको रिकमेंड किया कि प्री और मेंस की साथ में ही करते रहें कुछ वक़्त तक। उसके बाद जब प्री करीब आ जाए तो प्री की डेडिकेटेड वे में करें, मेंस करीब आ जाए तो मेंस की डेडिकेटेड वे में करें। सही बुक लिस्ट चुनना भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैंने काफ़ी सारी ऐसी बुक्स चुनी जो कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं थी और मुझे वो बुक्स चेंज करनी पड़ी। अ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक अब जैसे आर्ट एंड कल्चर का मैंने बलियान की बुक ही आपको बताई, तो वो उतनी यूज़फुल नहीं है। उससे बेटर ये होता है कि मैं नितिन सिंघानिया पढ़ता, जो कि सभी लोग रिकमेंड कर रहे थे। तो अपनी बुक लिस्ट बड़ी ही केयरफुल वे में आइडेंटिफ़ाई करें और 15-20 दिन अच्छे से दें उसी चीज़ को, लोगों के सजेशंस लें, उसके बाद डिसाइड करें। तो अच्छी बुक लिस्ट रहेगी तो आप जल्दी से पढ़ पाएँगे, जल्दी से रिवाइज़ कर पाएँगे। तो यही आई थिंक मिस्टेक्स थी म मेजर तो। नोट मेकिंग फॉर जीएस मेन्स। जीएस मेन्स की देखिए नोट मेकिंग मैं यही कहूँगा कि अ एक तो आपको लास्ट मिनट नोट्स बनाने पड़ते हैं, वो तो आई फ़ील नेसेसरी हो जाता है क्योंकि मेंस में टाइम बड़ा कम मिलता है। आपके 2 दिन में 4 पेपर होते हैं जीएस के और प्लस उससे पहले वाले दिन ऐसे का भी 1 पेपर रहता है, तो 3 दिन में 5 पेपर हो गए। तो आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा कि जीएस 1 के बाद तुरंत जीएस 2 का पेपर है। तो तब लास्ट मिनट नोट्स अगर कुछ हों, जैसे लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट अगर मेरे पास अ, 10-12 पेज में है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे लास्ट मिनट नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। इसके अलावा हर सेक्शन के नोट्स बनाना आई थिंक कंपल्सरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आप की प्रेफ़रेंस क्या है। बेसिकली
एंड गेम ये है कि आपको हर कीवर्ड को कवर करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब वो आप बुक डायरेक्ट पढ़ के भी कर सकते हैं और बुक से ही रिवाइज़ भी कर सकते हैं, या फिर आपको नोट्स बनाने का मन है तो आप वो कर सकते हैं। नोट बनाने में फिर ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने मिक्स एंड मैच किया था, जहाँ पे मेरे पास बुक्स थी अच्छी या फिर नोट्स थे अच्छे ऑलरेडी, तो वहाँ पे मैंने उन्हीं से पढ़ा, मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो मुझे इंटरनेट से रिसर्च करना पड़ेगा, तो मैं इंटरनेट से रिसर्च करके फिर उसको समराइज़ करके अपने नोट्स बना लेता था। तो मिक्स एंड मैच अप्रोच ही आप करें, एकदम रिजिड वे में आई वुडन्ट सजेस्ट कि आप नोट्स बनाएँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। न्यूज़पेपर इज़ कंपल्सरी और मैगज़ीन इज़ इनफ। देखिए आई वुड से प्री और मेंस के लिए आई थिंक मैगज़ीन्स आर इनफ। प्री 365 और मेंस 365 अच्छे सोर्सेज़ हैं विज़न के। बट न्यूज़पेपर आपको इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद करता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपकी अवेयरनेस में बहुत हेल्प करता है। तो जैसे मुझे फ़ील हुआ था पहले इंटरव्यू में कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, तो उससे मुझे थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर्स में लैग रह गया। तो इस साल फिर मैंने 2-2 न्यूज़पेपर पढ़े थे इंटरव्यू के टाइम पे, और थोड़ा उससे पहले से ही। तो अगर हो सके तो आप आधा 1 घंटे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें यूपीएससी प्रिपरेशन में, पर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, और प्री और मेंस के लिए आप ऐसी चीज़ें पढ़ें जो रिवाइज़ कर हो पाएँ मल्टीपल टाइम्स, जो कि प्री 365 मेंस 365 आई थिंक हो सकती हैं, या एक अच्छे अल्टरनेटिव। ठीक है, अब वापस से मेन क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? आई थिंक डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अ, मैंने कोचिंग्स की हैं काफ़ी, इसलिए कोचिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। कोचिंग इम्पोर्टेंट बेसिकली जैसे मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था बाजीराम में, तो उसके मेरे पास नोट्स अभी तक पड़े हैं, तो मैं बीच-बीच में उनको यूज़ कर लेता हूँ ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए। उस तरीके से वो हेल्पफुल है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। तो वो सॉरी आई थिंक नेटवर्क में स्टडी भी की। हेलो, सॉरी आई थिंक इंटरनेट का कुछ इश्यू हो गया था। तो एज़ आई वाज़ सेइंग अ ठीक है। करंट अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करें, ये हम डिस्कस कर लिया है। मैगज़ीन्स पढ़ें प्री और मेंस के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने इयर्स का करंट अफ़ेयर्स पढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत ही ब्रॉड करंट अफ़ेयर्स आने लगा है आई फ़ील। ऐसा नहीं है कि 1 साल से ही आता है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप क्लियर कट दिमाग में रखें कि आपको कितने टाइम का कवर करना है अच्छे से, जो कि मल्टीपल रिवीजन आप करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोशिश करता था कि मैं 12 महीने का तो अच्छे से कवर करूँगा ही, जिस भी साल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 24 का अटेम्प्ट मैं दूँगा, तो 23 मई से लेके 24 मई जो नेक्स्ट वाला है, ये 13 महीने का मैं अच्छे से कवर करूँगा। बाकी फिर ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है कि उन 13 महीने से ही आएँगे क्वेश्चन, क्वेश्चन्स फिर कहीं से भी आ सकते हैं। बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक बाउंड्री सेट करके रखें, नहीं तो बहुत वास्ट है करंट अफ़ेयर्स। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट। आपने कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स को फ़ॉलो किया? मैंने इंटरव्यू के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े थे। ये दोनों मुझे डिफरेंट ओपिनियंस प्रोवाइड करते थे, आई फ़ील काफ़ी डाइवर्सिटी थी इनमें, इसलिए मैंने ये दोनों किए। अ, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें इंटरेस्टिंग है, बट अगेन आई वुड से कि प्री और मेंस के फ़ोकस से ना पढ़ें, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है आई नो, बट एक टाइप की न्यूज़ है जो कि आपको नहीं पढ़नी है, वो है कि जो भी अ, रैंडम कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, यू फ़ील कि वो यूपीएससी से रिलेवेंट नहीं है, या फिर वो कोई बहुत ज़्यादा नेशन बिल्डिंग या इंटरनेशनल अफ़ेयर्स से रिलेटेड नहीं है, मसाला टाइप न्यूज़ जो है, उसको आप स्किप कर सकते हैं सीधे-सीधे ही। बाकी फिर इंटरव्यू पर्पज़ से अगर आप जब पढ़ेंगे, तब थोड़ा-सा इश्यू ये है कि फिर सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर इंटरव्यू में पॉलिटिकल चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट तो ये है, जहाँ पे आप अपनी नॉलेज बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। इस टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपली एक तो टारगेट रखें कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि न्यूज़पेपर कैन बी अ, वेरी लेंथी इफ यू गेट इंटू इट। अगर आप एकदम कोई टाइम लिमिट ही नहीं रखेंगे, तो आप 3-3 घंटे भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। तो उतना टाइम आई थिंक कोई यूटिलिटी नहीं है इतना टाइम देने का।
1 घंटे पढ़ें। जो एडिटोरियल पेजेस होते हैं बीच के दोनों, उन पे खास फ़ोकस रखें, उन्हें तो पढ़ना ही है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ आपको लग रही है, वो कवर कर लें। फिर आता है दूसरा पार्ट, जो हम इंटरव्यू स्पेसिफिक तैयारी करना शुरू करते हैं और तब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उसके लिए आई वुड से, एक तो दिमाग में रखें अपने डैफ को। अपने डैफ से रिलेटेड, अब जैसे डैफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो फॉर्म है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, फ्रॉम योर नेम टू योर बैकग्राउंड, टू योर फादर एंड मदर्स बैकग्राउंड, सब कुछ उसमें मेंशन होगा, एक्टिविटीज़, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, हॉबीज़ है, सब कुछ। तो डैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यू विल फील, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो एमपी की न्यूज़ मेरे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वो आप उस नज़रिए से इंटरव्यू पर्पज़ से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और बाकी फिर एक दूसरा नज़रिया जो रहेगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो ये रहेगा कि कोई भी ऐसी न्यूज़ जो एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न को पता होनी चाहिए, वो भी पढ़नी है। तो ये 2 नज़रियों से आप पढ़ेंगे तो इंटरव्यू के लिए आई फ़ील वुड बी सफिशिएंट। यूपीएससी में मैगज़ीन्स कितनी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स ही मैंने की हैं, विज़न की, प्री 365 और मेंस 365, ये मंथली मैगज़ीन्स। तो कितनी इम्पोर्टेंट है, आई थिंक अच्छा कवरेज वो प्रोवाइड कर देती हैं, समराइज़ करके चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं, तो इसलिए आसान हो जाता है वो। तो इम्पोर्टेंट है। आपने कौन-कौन से मैगज़ीन्स को फ़ॉलो किया? जैसे कि मैंने आपको बताया, विज़न की ही मैंने मैगज़ीन्स फ़ॉलो की हैं। मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें? मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें? देखिए, रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है मैगज़ीन्स को। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि आप विज़न की मंथली मैगज़ीन पढ़, अब ऐसा नहीं है कि विज़न की ही पढ़नी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस। तो विज़न की मंथली मैगज़ीन अगर मुझे पढ़नी है, तो मुझे पहला डिसीज़न तो ये लेना होता था कि मंथली मैगज़ीन पढ़नी है या एनुअल कंपाइलेशन, जिसे प्री 365 बोलते हैं, वो पढ़नी है। उसके बाद दूसरा डिसीज़न ये होता था कि इसे कंप्लीट कब तक करना है और इसको रिविज़न कैसे करना है, उस चीज़ का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं मंथली मैगज़ीन्स पढ़ता था, तो मैं हाइलाइट कर लेता था चीज़ों को, और इंडेक्स में मैं टिक कर लेता था इम्पोर्टेंट जो भी मुझे न्यूज़ लग रही थी उसमें, जो कि मुझे लगता था कि मैं दूसरे रिवीजन और तीसरे रिवीजन में ज़रूर ही ज़रूर पढ़ूँगा, भले ही पूरी मैगज़ीन ना पढूँ। तो वो तरीका आप प्री 365 में भी अपना सकते हैं, हाइलाइट कर लें चीज़ों को, इंडेक्स में भी हाइलाइट कर लें चीज़ों को, जो कि मल्टीपल रिवीजन आप करना चाहते हैं जिन चीज़ों का। उसके बाद आप अगर ने नोट्स थोड़ा बहुत स्क्रिबल करना चाहते हैं, तो वो उसी मैगज़ीन में कर लें, अलग से ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा फिर। बेसिक तरीका तो यही है आई फ़ील पढ़ने का। आपने की है यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे और कब की? आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2018 से मैंने शुरुआत की थी, दिल्ली से ही। 3rd ईयर में मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था बाजीराम से, जिसके बाद मैं फिर भोपाल आ गया था। उसके बाद से मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं लगातार, और बीच में मैं दिल्ली जाता रहता था 2-3 महीने के कोर्सेज़ करने, और मोस्टली तैयारी लेकिन भोपाल से ही की। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अगेन ये तो इंडिविजुअल डिसीज़न है। बट अगर आप कॉलेज टाइम से ही कर लें, तो आपके पास टाइम बहुत मिल जाता है और आपकी फाउंडेशंस क्लियर होने का चांस बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप खुद को सिर्फ़ 1 साल देंगे यूपीएससी का सिलेबस कवर करने के लिए, तो भी आप चांसेस हैं कवर कर लें, लेकिन वो थोड़ा भागा-दौड़ी में होती है चीज़ें। और प्लस फिर आप उतने होलिस्टिक तरीके से तैयारी नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ इस फ़ोकस से तैयारी करेंगे कि मुझे सिलेबस कवर करना है। उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा-सा पीछे रह जाता है। और कॉलेज में जैसे कि आप अगर तैयारी शुरू करते हैं, तो आपके पास चांस है कि आप थोड़ा एनसीईआरटीज़ देख लें। आप थोड़ा-सा न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना शुरू कर दें। आप ऑलरेडी एक अवेयर पर्सन बन चुके होंगे। जब आप यूपीएससी की एक्चुअल तैयारी शुरू करेंगे 1.5 साल की रफ़ली, तो कॉलेज से तैयारी शुरू करना अच्छा रहता है। कि डेली कितने घंटे मैंने पढ़ाई की है? देखिए, टारगेट ओरिएंटेड रखता था मैं तैयारी मोस्टली, तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि आज ये चीज़ें कवर करनी है, उसके बेसिस पे मैं तैयारी करता था। बट स्टिल आई वुड से 5 से 6 घंटे का एवरेज, जिसमें कुछ दिन में 7-8 घंटे भी पढ़ लेता था, पर कभी-कभी थोड़ा कम भी हो जाता था। तो एवरेज 6 घंटे के आस-पास आई फ़ील रहेगा। प्री और मेंस जब करीब आ जाते थे, तो ऑब्वियसली एवरेज थोड़ा ऊपर चला जाता था, 7-8 के करीब, बट मोस्टली यही था। मोटिवेशन मुझे कमर्शियल सर्विसेज में जाऊँ और एक इंटरेस्टिंग जॉब करूँ, जहाँ पे जॉब सैटिस्फैक्शन की मोटिवेशन पेरेंट्स और फैमिली से भी काफ़ी मिला, फ्रेंड्स से काफ़ी मिला। तो वो लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, काफ़ी मोटिवेटेड रखने में हेल्प की। इसके अलावा मूवीज़ भी देखी काफ़ी सारी मोटिवेशनल। तो सबका अपना देखें। अ, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आई थिंक कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि आप ये ध्यान रखें कि इस एग्ज़ाम
को क्लियर करें या ना करें आप इम्प्रूव ज़रूर करेंगे इस जर्नी में। तो आपको ये जर्नी फ्यूटाइल नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, भले ही मुझे 2-3 साल देने पड़ रहे हैं, बट वो 2-3 साल वेस्ट नहीं जा रहे हैं, मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो वो चीज़ मोटिवेटेड रखती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अ, आप कई सारी चीज़ों को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मूवीज़ देखता था, मैं मोटिवेशनल कोट्स देखता था, मैं मोटिवेशनल गाने सुनता था, मैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता था, मैं अपनी हॉबीज़ परस्यू करता था। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, गाने बनाने का शौक है। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो एक पॉज़िटिव माइंडसेट में रहेंगे आप, तो चांसेस रहेंगे कि फिर आप अच्छी तरीके से और हेल्दी वे में तैयारी कर पाएँ। अपने टाइम टेबल आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? टाइम टेबल जैसे कि मैंने बताया कि मैं सेक्शंस टारगेट करने की कोशिश करता था कि आज के दिन मुझे हिस्ट्री में ये चीज़ें कवर करनी है, पॉलिटी में ये चीज़ें कवर करनी है। जनरली मैं 2 सब्जेक्ट कोशिश करता था कवर करने की एक दिन में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। या तो 2 सब्जेक्ट या फिर 1 सब्जेक्ट प्लस करंट अफ़ेयर्स, और बेसिकली दिन भर में फिर मैं आवर्स जो है डिसाइड कर लेता था। बाकी पोमोडोरो एक टेक्निक होती है, जिसमें आप कुछ देर पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मैं 45 मिनट्स का एक सेशन करूँ पढ़ने का, जिसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँ, फिर उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाऊँ। तो वो आपको रिचार्ज रहने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि 3 से 4 घंटा लगातार पढ़ना आई थिंक उतना सस्टेनेबल नहीं रहता, मेरे लिए तो नहीं था। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें यूपीएससी में? आई थिंक 2 ही पैरामीटर्स होने चाहिए इसको चुनते वक़्त। पहला तो आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट हो उसमें। दूसरी चीज़ ये कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं उस ऑप्शनल का। बाकी इस चीज़ से उतना इन्फ्लुएंस ना हो कि कौन-सा ऑप्शनल के बच्चे ज़्यादा टॉप मार रहे हैं, या किस ऑप्शनल के बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज़ आई थिंक वो थोड़ा रिलेटिव हो जाता है। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाएँगे। अब मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, भले ही उसमें सारे बच्चे कॉमर्स के ही सिलेक्ट हो रहे हों। तो वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज़ करें? अगेन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, काफ़ी बच्चे हो रहे हैं। तो मीडियम वही सिलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं खुद को कन्वे करने में। तो मेंस में आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा, इंटरव्यू में आपको काफ़ी बोलना पड़ेगा। तो जो भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं उसे चूज़ करें। अ, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें यूपीएससी की तैयारी के दौरान? अ, मैं इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों पे ही एक्टिव रहता था यूपीएससी की तैयारी के दौरान। और इस दौरान देखिए डिस्ट्रैक्शन होता है ऑब्वियसली सोशल मीडिया से, बट उसकी तरीके हैं जिससे आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने नोटिफ़िकेशंस बंद रखता था, इंस्टा और व्हाट्सएप के, तो मुझे बार-बार हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। मेरा जब मन होता था तब मैं उसे खोल के देख लेता था। तो आई थिंक सोशल मीडिया कैन बी हेल्दी एज़ वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं, आपको कनेक्टेड रहने का मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसे हेल्दी वे में यूज़ करें, यूपीएससी की जर्नी के दौरान एकदम ऐसे उसको टाबू ना बनाएँ। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? आई थिंक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपको जहाँ से भी पढ़ने का मटेरियल मिल रहा है, आप उसे वैसे वहीं से ढूँढ लें। तो आई थिंक मिक्स रहता है ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही। मेरे पास बुक्स भी थी कन्वेंशनल वे में, और ऑनलाइन भी मैं रिसर्च करता रहता, स्पेशली मेंस और इंटरव्यू के लिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है? आई डोंट थिंक ऐसा कंपल्सरी है। काफ़ी दूर से भी तैयारी हो जाती है, और जैसे कि ऑनलाइन रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, तो सब चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। दिल्ली में थोड़ा माहौल बेटर है ऑब्वियसली, बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं, तो आप आस-पास वो चीज़ देखते हैं तो आप मोटिवेटेड होते हैं, तो एक एडेड फैक्टर वो है। लेकिन फिर इश्यूज़ भी काफ़ी सारे हैं, आपको घर से दूर रहना पड़ता है, आपको कई चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो खाना हो, चाहे रहना। तो प्रोज़ एंड कॉन्स की एक लिस्ट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दिल्ली आना है कि नहीं। कंपल्सरी दिल्ली पे आना ज़रूरी नहीं है। सिलेबस समझ में नहीं आता है, क्या करें? अ, देखिए, मेरा तो सिंपल फंडा यही था कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उसको बार-बार पढ़ता हूँ। तो अगर मेंस का सिलेबस वैसे भी इतना वास्ट है कि एक बार में तो वो शायद किसी को भी नहीं समझ में आता है। उसे 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 25 बार पढ़ें, आपको कभी न कभी धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और बाकी आई थिंक यही है, इसमें तो पेशेंस और परसिस्टेंस रिक्वायर्ड है। मैप्स समझ में नहीं आते हैं, क्या करें? आई फ़ील ये बहुत ही स्पेसिफ़िक डाउट है। देखिए, मैप्स के लिए भी आई वुड से द सेम थिंग। अब जैसे हिस्ट्री में मैप का एक क्वेश्चन होता है ऑप्शनल में, जहाँ पे 20 साइट्स आपको आइडेंटिफ़ाई करनी होती है। तो आई हेटेड इट। मुझे वो पूरा ही जो प्रोसेस है बहुत
क्योंकि उसमें पूरा बहुत रटना पड़ता है, ज़्यादा लॉजिक लगाने का कोई स्कोप रहता नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था वो पर्टिकुलर सेक्शन। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, नहीं करते बन रहा था, तो उसका एक ही तरीका था मेरे पास कि मैं उसे बार-बार करूँ। तो मैंने मैप्स जो हैं, मैप्स के जो खाली मैप्स का जो बुकलेट आती है, मैंने वो यूटिलाइज़ की। मैं खुद मैप बना के प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा मैं बार-बार जो है सोर्सेज़ पढ़ने की कोशिश की, मल्टीपल बार रिवाइज़ करने की कोशिश की। तो धीरे-धीरे आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन मैप्स एज़ वेल। तो वही चीज़ है, आई थिंक आप टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो चांसेस हैं कि आपका परफॉर्मेंस उसमें इम्प्रूव हो। नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक्स, मिक्स्ड अप्रोच है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। टेक्स्ट बुक्स भी कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंट होती हैं, और कहीं पे अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नोट्स में एक एडवांटेज, एक तो ऑब्वियस एडवांटेज ये है कि उनकी थिकनेस यूजुअली कम होती है। दूसरी एडवांटेज नोट्स में जनरली ये होता है कि नोट्स आर मेड फॉर यूपीएससी, तो उसको आप आंसर में आसानी से उतार पाते हैं। फॉर एग्जांपल बलियान के नोट्स हैं यूपीएससी के लिए हिस्ट्री में, तो वो मैं आसानी से अपने आंसर में भी उनको कन्वे कर सकता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को। व्हेन लेट्स से कंपेयर दैट टू वर्ल्ड इन हिस्ट्री की जैन एंड माथुर बुक। मैंने वो पढ़ी नहीं है, बट अगर मैं वो बुक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, तो उसको अपने आंसर्स में कन्वे करना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे थोड़ा-सा समराइज़ करना पड़ेगा या मेबी नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो एक एडेड लेयर आ जाती है काम करने की। नोट्स जहाँ पे भी आसानी से अवेलेबल हों, प्रेफ़रेंस उनको दें, बट फिर टेक्स्ट बुक्स को भी आप कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाएँ? आई थिंक नोट्स बनाने का, देखिए, एक सिंपल प्रिंसिपल तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि आप पूरी की पूरी बुक ना छाप दें नोट्स बनाते टाइम। ये एक कॉमन इशू है जो सबके साथ ही होता है, इंक्लूडिंग मी, कि हमको सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले एक बार बुक पढ़ लें और तब नोट्स बनाएँ ही ना, क्योंकि पहली रीडिंग में कई बार हमको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। आप दूसरी बार उसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेबी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट। तब आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप नोट्स बनाएँ, तो आई थिंक दैट वुड वर्क, और मिनिमाइज़्ड भी रहेंगे नोट्स आपके, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। रिवीजन कैसे करें? आई थिंक इसके लिए एक फॉरगेटिंग कर्व जो है वो एक अच्छा तरीका है। फॉरगेटिंग कर्व यानी कि बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि आप चीज़ें भूलने लगते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो आपका सबसे ज़्यादा रिटेंशन पहले दिन रहेगा। अगर आप उसी दिन रिवाइज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अगले दिन कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज़ कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद धीरे-धीरे आप भूलने लगेंगे चीज़ों को, आपका रिटेंशन बहुत कम हो जाएगा। तो बेसिक जो है प्रैक्टिकल वे में आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि आपने कोई भी चीज़ सुबह एक बार पढ़ी, कोशिश करें कि उसको शाम को भी एक बार हल्का-सा ओवरव्यू देख लें। कम टाइम लगेगा क्योंकि आपने सुबह ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ी हुई है, तो आप एक हल्का-सा ओवरव्यू उस चीज़ का ले सकते हैं। फिर शाम के बाद कल भी अगर हो सके तो आप आधा घंटा उस चीज़ को दें, और फिर वीक के एंड में उसे फाइनली रिवाइज़ करें। वीक में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको फाइनली रिवाइज़ करें। फिर वीक के एंड के बाद अगर आप उस 1 हफ्ते में आपने डिलिजेंटली रिवीजन किया है, तो चांसेस हैं कि आपकी रिटेंशन जो है इम्प्रूव हो चुकी है काफ़ी सिग्निफिकेंटली, आपने अच्छे से उस कांसेप्ट को समझ लिया है। उसके बाद फिर आप 1 डेढ़ 2 महीने बाद भी उस चीज़ को रिवाइज़ करें, 6 महीने बाद रिवाइज़ करें उसके बाद, तो भी वो चीज़ रिटेन रहेगी। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? आई थिंक रिवीजन ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉरगेटिंग कर्व को फॉलो करें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? देखिए, मन लगाना बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ में, बट पढ़ाई में मन तब लगता है जब आपको ये लगता है कि पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ना ज़रूरी तब लगेगा जब आप मोटिवेटेड हैं, जब आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई सिर्फ़ किसी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, पढ़ाई इन जनरल आपको एक बेहतर पर्सन बनाती है। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, तो वो भी एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो मन तभी लगेगा जब आप आगे जो आपका बड़ा गोल है उस पे नज़र रखेंगे। तभी आपको आज में जीने में मज़ा आएगा, पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। अ प्लीज़ समवन लाइक मी जिसको 5 अटेम्प्ट्स लगे यूपीएससी में। मेरे लिए प्लान बी मेरा क्लियर था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और फिर मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करूँगा। तो प्लान बी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। लाखों बच्चे इसे देते हैं और इसमें से 900 या 1000 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं हर साल। तो जब एग्ज़ाम इतना अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप बैक, अगर आपने कोई डिग्री अच्छी की हो रखी है या आपने कुछ स्किल्स सेट है आपका, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक डिसेंट सा प्लान भी बनाएँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लान भी ना बना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लान भी हो जाएगा तो प्लान ए में मन नहीं लगेगा।
तो एक डिसेंट सा प्लान भी बना लें और फिर अपना 100% उधर दें अगर यूपीएससी में नहीं होता है तो, नो इश्यूज़। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बताइए। इंटरव्यू मेरा इस साल बहुत इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी मज़ा आया। मैं पहले बहुत नर्वस था इंटरव्यू रूम के बाहर में, बट फिर मैंने खुद को बोला कि आप नर्वस भी हो लेकिन एक्साइटेड भी हो, तो मज़ा आएगा। एक्सप्रेस करते हैं खुद को। वहाँ पे मुझसे काफ़ी वेरीड टाइप के सवाल पूछे गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईव टीज़िंग के केसेस से लेके भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में, इंडिया की गोल्डन एज के बारे में से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाकी आई थिंक इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में भी क्वेश्चन था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश हूँ तो ये मध्य प्रदेश से हूँ तो ये भी पूछा गया था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का क्या तात्पर्य है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें पूछी गई थी। मैंने कोशिश की कि मैं पूरे ही इंटरव्यू में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहूँ, एक स्माइल रखूँ अपने चेहरे पे। क्वेश्चंस नहीं भी बने तो भी मैं उसको पर्सनली ना लूँ, बल्कि कोशिश करूँ कि मैं एक पॉजिटिव वे में उसको हैंडल करूँ और खुद को एक्सप्रेस करूँ। पिछले आई थिंक पहले इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू में मेन डिफरेंस यही था कि पहले में मैंने बहुत कम बोला था, दूसरे में मैंने अच्छा एडिक्वेट अमाउंट बोला था। मैंने खुद को अच्छे से एक्सप्रेस किया था, मेरे मन में जो भी था एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उसे अच्छे से एक्सप्रेस करता था। तो आई फील ये मेजर डिफरेंस था इस बार। यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या नहीं करना चाहेंगे? जो मैंने मिस्टेक्स आपको ऑलरेडी बताई कि पीवाईक्यू असेसमेंट करूँगा मैं और मल्टीपल एग्ज़ाम्स नहीं दूँगा मैं। तो यही आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। अ, आपने यूपीएससी में कौन-सी गलतियाँ की ये हमने डिस्कस कर लिया है। आपने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया? अ, मैंने यूपीएससी सेलेक्ट क्यों किया इसके बारे में भी मैंने बता ही दिया है अपने मोटिवेशन वाले पार्ट में, कि मैंने इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज़ आई फ़ील कि अच्छा काम करने को मिलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफ़ाइल है इसकी और तैयारी में भी अगर आप देखें तो ये यूपीएससी की तैयारी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे जैसे इंजीनियरिंग का कभी मन नहीं था, जबकि 12th तक मेरे पास पीसीएम था, बिकॉज़ आई फेल्ट कि मेरा इंटरेस्ट उधर नहीं है, बट यूपीएससी में इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए मैंने सेलेक्ट किया वो। 2-3 डाउट और आई थिंक आए हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अगर आपने यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं जानते हैं आप, तो और ये यूपीएससी के लिए नहीं, आई थिंक किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही एक पिछले साल का उठा के देखें कि उसमें एक्चुअली पूछा क्या जाता है। फिर यू कैन मूव ऑन और अपना सिलेबस देख सकते हैं आप उस एग्ज़ाम का कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई क्वालिफ़िकेशन तो नहीं है रिक्वायर्ड एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससी में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो वो बेसिक चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे इफ़ यू आर श्योर कि आपको यूपीएससी देना ही है, तो यू कैन स्टार्ट विथ योर स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बनाने में सबसे पहले बुक लिस्ट आएगा कि बुक लिस्ट कैसे बनानी है। बुक लिस्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली आप टॉपर वीडियोज़ देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक टाइमलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप किस साल का अटेम्प्ट देंगे, उससे और आज के बीच में कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, उसको आप कैसे प्लान करेंगे, महीनों में डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आई थिंक यही तरीका होता है। बाकी आई थिंक डाउट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस थे मेरे पास, वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। तो आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मोर सेकंड्स अगर कोई और डाउट हो, नहीं तो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन। आई थिंक और कोई डाउट्स नहीं है। सो इट हैज़ बीन ग्रेट फन टू इंटरैक्ट विथ यू ऑल एंड आई होप कि ये सेशन किसी को हेल्प करे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर किसी को भी हेल्प मिलती है इस सेशन से। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैंने जो भी कहा उससे रिलेटेड या कुछ और भी यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक मेरा यूज़र नेम है मुकुंद सिंह चाहर और टेलीग्राम पे भी मैं मुकुंद सिंह चाहर नाम से हूँ। तो आप यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं और मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आई एम थैंकफुल टू यूपीएससी टाइम इंडिया जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाऊँ एंड आई थिंक इट हैज़ बीन ग्रेट फन। So see you all soon. Take care. All the very best.